तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, देखते हैं। ठीक है। वॉइस सर बाद में बहुत ज्यादा खड़खड़ाने लगता है। यहां से हिल जाता है क्या? वायर का प्रॉब्लम है, इसको चेंज करिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लासेस को। हम लोग 172 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 172 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहला है मेरे भाई वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की हम बात करेंगे। और अगर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं, आप सभी लोग जान लीजिए कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहाँ इस्तेमाल होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वहां इस्तेमाल होती है जहां जल को जलवाष्प में परिवर्तित करना होता है जहां जल को जलवाष्प में परिवर्तित करना होता है, वहां जल को कहां पे, तो कहेंगे जल को जलवाष्प में परिवर्तित करनी होती तो वहां पे, वहां पर जो यहां जो गुप्त ऊष्मा हम देते हैं, ये इसी गुप्त ऊष्मा को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, यहां जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है। यहां पर जलवाष्प भी बनेगा तो कितना डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्योंकि जाहिर सी बात है, फेज चेंज कर रहा है। यहाँ पानी है, यहाँ वाष्प है, यहाँ पानी द्रव है, यहाँ गैस है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी आपको फेज चेंज कराना होगा तो इसमें गुप्त ऊष्मा देना पड़ेगा। और अगर आप इसमें गुप्त ऊष्मा देते हैं तो इस गुप्त ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं? तो लेटेंट हीट कहते हैं। लेकिन यहां जो आप लेटेंट हीट देंगे, यहां जो आप गुप्त ऊष्मा देंगे, वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होगी, क्योंकि जल को आप वाष्प बनाते हैं। तो यहां जो लेटेंट हीट होगा, ये कौन सा होगा मेरे भाई? इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। और जब कभी भी वेपोराइजेशन की बात होती है, याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। ये आपका कब होगा मेरे भाई? तो ये डिफाइंड कब होता है? तो आपको ध्यान रखना, ये डिफाइंड हमारा होता है, ये डिफाइंड होता है कब? आप कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये डिफाइंड ही होता है हमारा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो यहां पर आप सीधा कह सकते हैं कि वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है, ये डिफाइंड होता है हमारा 1 केजी वस्तु के लिए, 1 केजी के लिए डिफाइंड होगा। कल भी मैंने बताया था और यहीं पर हम छोड़ दिए थे, नहीं डिस्कशन कराए थे। तो ध्यान रखना, क्वथनांक पर 1 केजी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जो अवशोषित ऊष्मा होगी, उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और जहां भी गुप्त ऊष्मा का कंसेप्ट आता है, याद रखना उसके लिए फॉर्मूला Q बराबर ml लगता है। और जो लेटेंट है तो उसको L से दिखाते हैं। तो इसमें से गुप्त ऊष्मा कौन है? L है। तो L को बाहर करिएगा, इस फॉर्मूला में से अगर L को आप बाहर करिएगा तो ये Q अपन में हमारा M आ जाएगा। और Q क्या है? तो ऊष्मा है। M क्या है? तो द्रव्यमान है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना, जो गुप्त ऊष्मा डिफाइंड होता है, यूनिट मास के लिए डिफाइंड होता है। अगर आप Q को छोड़ देते हैं ऊष्मा के रूप में, और M क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 केजी द्रव्यमान में 1 केजी द्रव्यमान को कितनी ऊष्मा देंगे कि वह हमारा 1 केजी द्रव्यमान की अगर बात करते हैं, 1 केजी द्रव्यमान की जो वस्तु होती है, 1 केजी द्रव्यमान की जो वस्तु होती है, उसको फेज चेंज कराने के लिए जितनी ऊष्मा देते हैं उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 केजी द्रव्यमान को फेज चेंज कराने के लिए जितनी ऊष्मा देते हैं वही उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसीलिए मेरे भाई यहाँ L बराबर हमारा क्या मिल जाएगा? तो कहेंगे Q मिल जाएगा। L बराबर क्या मिल जाएगा? तो कहेंगे Q मिल जाएगा। तो 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु को अगर आप ये कहें फेज चेंज कराने के लिए, अवस्था पर अगर परिवर्तन करने के लिए जो ऊष्मा देते हैं वही गुप्त ऊष्मा होती है। इसलिए 1 केजी पर डिफाइंड होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर हम कहेंगे कि गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात कर रहे थे, ऐसे ही हमारा होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात को ध्यान रखना, सेम वो भी 1 केजी पर ही डिफाइंड हमारा होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वह विलयन जिसके 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो विलयन की सांद्रता आपको बतानी है। मेरे भाई जब कभी भी आपको विलयन की सांद्रता पूछेगा तो याद रखना कि विलयन की सांद्रता कैलकुलेट करने के लिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, और इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर आपको विलयन की सांद्रता अगर चाहिए, वो भी परसेंटेज में चाहिए,
विलयन की सांद्रता कैसे, तो परसेंटेज में चाहिए, तो हम कहेंगे सबसे पहले कि ऊपर में हम विलय की मात्रा को रखेंगे, और विलय हम इसको कहते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। और अगर विलयन की सांद्रता निकालनी है, अगर विलयन की सांद्रता निकालनी है तो विलयन को नीचे रखते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर हमारा क्या कहेंगे, ये विलयन है, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ये हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है। अब आप कहेंगे मेरे भाई इन दोनों को अगर देखेंगे तो जो ज्यादा मात्रा में है वो क्या है, तो विलायक है, जो कम मात्रा में है वो क्या है, वो विलय है। तो विलय तो पता चल गया कि 40 ग्राम हमारा होगा, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे मेरे भाई, तो ऊपर में 40 लिख दोगे, ये 40 ग्राम हो गया। नीचे में हमें विलायक नहीं रखना है, हमें नीचे में विलयन रखना है। और विलयन कब बनता है, जब आप विलायक में जब विलय को मिला देते हो, जब इसमें इसको मिला दोगे तो एक विलयन बनेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो विलयन हो जाएगा कितने ग्राम का, 320 प्लस 40 360 ग्राम का विलयन होगा। ग्राम से ग्राम यूनिट कट जाएगा। आप परसेंटेज में निकालने 100 से गुना कीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये फानी 11.1% आएगा। तो द्रव्यमान की सांद्रता इतनी आ जाएगी। और इस क्वेश्चन के ऊपर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है मेरे भाई वो राइट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई क्या कहता है। सही कथन को चूज करना है आपको। और आधुनिक तकनीक की सहायता से परमाणु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। मेरे भाई सबसे पहला चीज तो हमारा ये है कि परमाणु की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है, परमाणु की बात कही गई है। हम सभी लोग जानते हैं कि परमाणु छोटे से छोटे कण को क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। छोटे से छोटे जो कण होते हैं उसको परमाणु कहते हैं, यानी उससे जो छोटा तो कोई कण हो ही नहीं सकता, ऐसा बोला गया है। तो परमाणु के जो साइज हैं वो डिफाइंड हैं, और एटम के जो साइज हैं वो डिफाइंड, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए आप जिसको परमाणु कहते हैं इसको इंग्लिश में एटम कहा जाता है, इसको एटम कहते हैं। और अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए इस एटम का रेडियस कितना होता है, अगर रेडियस डिफाइंड हो जाएगा तो उसका साइज तो बन ही जाएगा। तो मेरे भाई इसका रेडियस कितना होता है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है, इसका रेडियस कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी त्रिज्या की बात करते हैं ये कितनी होती है, तो याद रखना 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये इसका रेडियस होता है, ध्यान रखें, एटम का रेडियस होता है। दूसरी बात, अगर किसी परमाणु की बात करते हैं, इसको देखने के लिए मेरे भाई, इसको स्टडी करने के लिए, परमाणु को स्टडी करने के लिए ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। उससे पूरी तरीके से आप परमाणु की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा कण होता है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका स्टडी करते हैं। इसको देखने के लिए मेरे भाई किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी इसको देख सकते हैं, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखा जाता है, क्योंकि आप आसानी से देख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत छोटे कण है मेरे भाई, इसको आसानी से अपनी तकनीक से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के सहायता से आप इसको देख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। कहता है कि आधुनिक तकनीक की सहायता से, आधुनिक तकनीक मतलब अभी जो रिसेंट में हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप है, जो माइक्रोस्कोप वगैरह बना हुआ है, कह रहा है कि उससे आप परमाणु का प्रतिबिंब को देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, परमाणु बहुत छोटा है तो क्या हो गया, उसको भी देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से हमारा राइट है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है। आगे, परमाणु की त्रिज्या माइक्रोमीटर में मापी जाती है। मेरे भाई परमाणु की त्रिज्या आपके सामने में मापी गई है, वो मीटर में मापी गई है। और कितना मीटर है, कहेंगे 10 के पावर माइनस 10 मीटर हमारा होगा। माइक्रोमीटर में हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे मीटर में मापी जाती, गलत है। परमाणु इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें किसी भी तकनीक से देखा नहीं जा सकता है, जो कि गलत है। मेरे भाई इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बताइए इस क्वेश्चन के अगर आंसर करना होगा तो आप क्या करेंगे करेक्ट। मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने होंगे तो चूंकि सही को पूछा गया तो एक ही स्टेटमेंट सही होगा, बाद में कि ये सब स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला की कक्षा के ऊर्जा स्तर की हम बात करते हैं। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि एनर्जी लेवल की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं जो कि एटम हमारा होता है, उस एटम का न्यूक्लियस होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक एटम है मेरे भाई, ये हमारा क्या कहेंगे, एक एटम है। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये एक एटम है, एक परमाणु है, तो इसका अपना एक न्यूक्लियस होगा। और इस न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई जाहिर सी बात है, इसको ऐसा करते हैं थोड़ा और हम बड़ा करते हैं, ऐसे करके हम बड़ा कर देते हैं, अलग अलग कक्षाएं को दिखा देते हैं। समझना गौर से मेरे भाई, समझ में आपको आ जाएगा कि क्या हो रहा है जी।
चलो अपने हाथ से बना। यहां पर हम लोग क्या करते थे, हम लोग कह दिए कि चलो हमारा ये क्या है, तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसके बाहरी कक्षा में क्या कहेंगे, ये हमारा कक्षाएं होती है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे आप पढ़ते होंगे के, पढ़ते होंगे एल, पढ़ते होंगे एम, पढ़ते होंगे एन, ऐसे करके आप पढ़ते हैं। तो मेरे भाई ये तो न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस के बाद आप देखते होंगे सारी कक्षाएं आपको दिख रही है, और इस तरह से कक्षाएं होती है। और एक बात याद रखना, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्या है, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस को अगर आप देखते हैं तो इस न्यूक्लियस में क्या भरा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है ना, ये जो हमारा न्यूक्लियस है मेरे भाई, इसको अगर हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं तो न्यूक्लियस के भी चारों तरफ एक कक्षाएं होगी इस तरीके से। इसके चारों तरफ भी एक कक्षाएं है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके चारों तरफ भी क्या है, कहेंगे यहां पर कक्षाएं, इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना। न्यूक्लियस के चारों तरफ भी क्या है, कहेंगे कक्षाएं हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये मान लेते कि न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो कक्षाएं हैं उसको आप इस तरीके से दिखा दीजिए, के एल एम एन। हम सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है, तो न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, और कक्षा में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाया तो इलेक्ट्रॉन, कौन चक्कर लगाया तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और ऐसे कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। इसका कंसेप्ट किसने डेवलप किया था, बोरबरी ने किया था। मेरे भाई बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए, और कक्षा में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। और इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाता है तो किसी पर्टिकुलर कक्षा की अगर हम बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर कक्षा की अगर हम बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर कक्षा की अगर बात करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर कक्षा की एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो वो कांस्टेंट बनी रहती है। इसकी एनर्जी क्या होती है, कहीं इसकी एनर्जी जो है यहां पर कांस्टेंट बनी रहती है, इस बात को ध्यान रखना। अगर किसी एक पर्टिकुलर कक्षा की आप बात करिएगा, उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर कोई पर्टिकुलर कक्षा है तो उसकी एनर्जी आपकी क्या होगी, कहेंगे कांस्टेंट होगी। और जितनी भी कक्षाएं हैं सबकी एनर्जी कांस्टेंट होती है, ना एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। और ये कंसेप्ट किसने डेवलप किया था मेरे भाई, ये कंसेप्ट जो दिया गया है कि किसी पर्टिकुलर कक्षा को अगर देखिएगा उसके एनर्जी कांस्टेंट होंगे, ये कंसेप्ट हमारे बोर मॉडल में बोर साहब ने दिया था। इसमें बोर मॉडल की बात करते हैं, और बोर नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इस बात को ध्यान रखना। उनका कहना था कि अगर न्यूक्लियस से देखते हैं तो न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, न्यूक्लियस के पास आएंगे तो एनर्जी लेवल घटेगा, वो बात अलग है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कक्षा में एनर्जी लेवल हमारा क्या होता है, कांस्टेंट बना रहेगा। न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी लेवल क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर जाने पर, न्यूक्लियस से दूर जाने पर जो एनर्जी लेवल होता है अलग अलग कक्षा का वो घटेगा, बढ़ेगा। अगर एनर्जी लेवल की अगर हम बात करते हैं, इसके एनर्जी लेवल क्या होंगे तो मेरे भाई बढ़ेंगे। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, अगर हम न्यूक्लियस के पास आने की बात करते हैं, अगर न्यूक्लियस के पास आने की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, आपको ध्यान रखना, न्यूक्लियस के पास आने पर क्या होगा, कि इसके पास आने पर जो एनर्जी लेवल होता है वो हमारा घटता है, एनर्जी लेवल हमारा घटता है। बात को ध्यान रखना। आपको लग रहा होगा सर एनर्जी लेवल बढ़ता और घटता दोनों है, तो आप कांस्टेंट कैसे कह रहे हैं, मेरा टर्म अलग है मेरे भाई, इस बात को समझना। हम क्या लिखे हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने ये बोला कि अगर हम इस न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी लेवल हमारा बढ़ेगा, लेकिन अगर हम न्यूक्लियस के पास आते हैं, अगर हम न्यूक्लियस के पास आते हैं तो यहां पर एनर्जी लेवल हमारा घटेगा। तो आप कह रहे हैं कि एनर्जी लेवल कांस्टेंट बना रहेगा, ये कैसे आप कह रहे हैं? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं मेरे भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी कक्षा के अंदर का एनर्जी लेवल घटेगा। अगर इसमें जो भी कक्षाएं आप देख रहे हैं, किसी भी कक्षा का एनर्जी लेवल अगर इसमें 100 जूल एनर्जी है तो 100 जूल ही रहेगा, कभी नहीं घटेगा ना कभी बढ़ेगा। इसका एनर्जी लेवल हमारा क्या होगा, कम होगा, इससे भी कम ये इसका, उससे भी कम इसका। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे अलग अलग कक्षा का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, लेकिन जिस भी कक्षा का जो एनर्जी लेवल होगा वो वही बना रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए हमने बोला किसी पर्टिकुलर कक्षा को अगर आप देखते हैं उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और ये कंसेप्ट किसने, तो बोरबरी ने कहा। और जब एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन मेरे भाई उसी एनर्जी के साथ वो घूमता रहेगा, ना तो एनर्जी हमारा
ना तो इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, ना तो न्यूक्लियस से दूर भागेगा, उसी कक्षा में वो घूमता रहेगा। ये कंसेप्ट जो दिया था, किसने दिया था? बोरबरी ने दिया था। और यह एक स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है जिसके बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई। तो हम सीधा कहेंगे एनर्जी लेवल की अगर बात करेगा तो क्या कहिएगा? नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो अलग अलग कक्षा का एनर्जी लेवल बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट तो किसी भी सूरत में राइट दिख रहा है। नाभिक से दूर जाने पर कह रहा कि समान रहता है, ये गलत लिख दिया है। समान रहता है, ये गलत है। रिमेन्स इन फ्रंट, दे आर मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस। नाभिक से दूर जाने पर मेरे भाई जब बढ़ने की बात करें तो घटना तो हो ही नहीं सकता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये सब स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना, जितना बात हम बताएं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखता है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कही गई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? हम सभी लोग जानते हैं जो सेल होता है उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और उसी साइटोप्लाज्म जिसको कोशिका द्रव कहते हैं, उसी कोशिका द्रव में एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम कोशिका की बात कर रहे हैं, हम सेल की बात कर रहे हैं। और इस सेल में क्या होगा? कहेंगे इस सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इस बात को ध्यान रखना। इस सेल में क्या होता है? कहेंगे साइटोप्लाज्म होता है। और इस साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। अगर इस कोशिका द्रव में देखेंगे तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं मेरे भाई, ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और उसी में से एक आपको यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। उसी में हम किसकी बात कर रहे हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात कर रहे हैं। उसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना। अब यहां पर मामला यह है कि जो सेल है, जो कोशिका होती है, उसके अंदर क्या होगा? तो साइटोप्लाज्म होगा। और साइटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे तो उसी में से एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जब देखा गया तो देखा गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह का पाया गया। एक को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक को हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक हमारा एसईआर और एक हमारा आरईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हमारा राइबोसोम होता है, इस पर छोटे छोटे दाना जैसा हमारा होता है। और हम कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है? पर राइबोसोम पाया जाता है। इस पर मेरे भाई सीधा कहेंगे इस पर राइबोसोम पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर इस पर राइबोसोम पाया जाता है तो याद रखना मेरे भाई, ये प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। ये किसका? तो आप ध्यान से सुनना, ये प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, ये बात आपको ध्यान रखना। ये प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। और दूसरा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसी में आधा भाग हमारा रफ का होता है, आधा भाग स्मूथ का होता है। इस पर राइबोसोम होता है इसलिए रफ होगा, इस पर राइबोसोम नहीं होता है। जब इस पर राइबोसोम नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर अगर देखिएगा तो यहां पर राइबोसोम नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर राइबोसोम नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये क्या करता है मेरे भाई? तो आपको ध्यान रखना, ये लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। जो वसा होता है उसकी बात करते हैं। आप ये कह सकते हैं मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेशन करेगा? ये लिपिड का फॉर्मेशन करेगा। साथ ही साथ आप कह सकते हैं और क्या? कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करेगा। ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है इसका निर्माण करेगा। तो लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? तो सीधा आप कहेंगे मेरे भाई कि हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो एक तो ये काम हो गया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हमारा इसके अंदर अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो राइबोसोम इसमें पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है, प्रोटीन का निर्माण करेगा, तो जाहिर सी बात है उसका परिवहन करने का भी काम करता है। तो मेरे भाई एक चीज तो हमारा ये हो गया कि अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो वो उसमें प्रोटीन का निर्माण हमारा होगा, यानी कि प्रोटीन निर्माणाधीन होगा। बिल्कुल सही बात है। वसा का भी निर्माण होगा, और वसा का निर्माण कौन करेगा? तो लिपिड एक प्रकार का क्या है? तो फैट है, यही तो वसा है। ये स्मूथ करेगा लेकिन है तो उसी का पार्ट, तो ये वसा का भी निर्माण होगा। दूसरी बात मेरे भाई क्या होगा? तो इसके अंदर क्या होगा? तो इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। जहां प्रोटीन नहीं होगा वहां भेजेगा, जहां प्रोटीन नहीं होगा वहां भेजेगा। तो इसका मतलब मेरे भाई इसके अंदर वो परिवहन का भी काम करता है। तो कुल मिलाकर के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा मेरे भाई, डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि पौधे की लंबाई किस ऊतक के द्वारा बढ़ती है। मेरे भाई हम सब लोग जानते हैं कि प्लांट टिश्यू की जब कभी भी बात होती है तो हम लोगों के दिमाग में 2-3 बात समझ में हम लोगों को आना चाहिए। अगर मेरे भाई प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, पादप ऊतक की बात करते हैं, तो इसमें एक होता है जिसको हम लोग विभजोतक ऊतक कहते हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं विभजोतक ऊतक के नाम से जानते हैं, और दूसरे को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग अस्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं, इसको अस्थायी ऊतक कहते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना कि विभजोतक ऊतक से ही अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। विभजोतक ऊतक कोशिका विभाजन करते 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 जब विभाजन करने की क्षमता खो देता है, वही अस्थायी ऊतक बन जाता है। इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अगर विभजोतक ऊतक की अगर हम बात करते हैं, इसमें कोशिका विभाजन होता है। इसमें क्या होगा मेरे भाई, इसके अंदर कोशिका विभाजन होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें कोशिका विभाजन होता है, और जब कोशिका विभाजन होगा तो पौधे की क्या होती है, कहेंगे यहाँ वृद्धि होती है। इसमें पौधे की क्या होगी, कहेंगे वृद्धि होती है। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, इस विभजोतक ऊतक के भी प्रकार हैं। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो इसी में आपको मिलता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहला क्या कहेंगे, इसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी आप सिंपल कह दीजिए तो इसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। विभजोतक ऊतक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर इसी का पार्ट है ये। इसके बाद हमारा दूसरा आता है मेरे, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पार्श्व विभजोतक बोलते हैं लेटरल को। तो ये एक लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इस बात को ध्यान रखना। इसी तरीके से मेरे भाई तीसरा आपको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटर सेलरी या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। अब आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि प्लांट में अगर कोई प्राइमरी ग्रोथ करता है, प्लांट में अगर प्राइमरी ग्रोथ करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये है। प्लांट में अगर प्राइमरी ग्रोथ अगर करेगा तो मेरे भाई प्राइमरी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट में अगर प्राइमरी ग्रोथ होता है तो उसमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये होता है। हम लोग जानते हैं जब किसी पौधा को लगाया जाता है तो उसकी लंबाई तुरंत बढ़ती है, और लंबाई का बढ़ना मेरे भाई वो कौन बढ़ाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसी को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, पौधे की लंबाई बढ़ती है। इसमें पौधे की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, इस बात को ध्यान रखना। पौधे की लंबाई बढ़ती है, और चाहे मेरे भाई आप देखेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रूट टिप और शूट टिप की अगर बात करते हैं उस पर पाया था, और उसको क्या करता है, लंबा करता है। तो अब सबसे पहले ये लंबा कर देता, लंबा कर दिया मतलब प्राइमरी ग्रोथ कर दिया। इसके बाद क्या करता है, जब लंबा वगैरह लंबाई को बढ़ा देता है, तब मेरे भाई इसका काम होता है कि मोटाई को बढ़ाना, और जब मोटाई बढ़ती है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तब उसको बोलते हैं प्लांट के अंदर हम लोग क्या, इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है इसमें पौधे की क्या बढ़ती है, तो याद रखना मेरे भाई कि पौधे की मोटाई वृद्धि होती है। पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है, पौधे की मोटाई बढ़ती है, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इन दोनों ऊतक की अगर बात करते हैं तो ये विभाजन करेगा, वृद्धि करेगा। इसको मेरे भाई इसमें विभाजन करने की क्षमता बहुत दिनों तक रहती है, लेकिन धीरे 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 करके विभाजन करने की क्षमता इसमें भी खत्म हो जाती है। एक ऐसा ऊतक होता है मेरे भाई, विभजोतक ऊतक का है, जो इंटरसेलरी हम कहते हैं। इसमें विभाजन करने की क्षमता बहुत जल्द खत्म हो जाती है। इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता बहुत जल्द खत्म हो जाती है। इसमें कोशिका विभाजन करने की जो क्षमता होगी, कोशिका विभाजन करने की क्षमता, कोशिका विभाजन करने की क्षमता बहुत जल्द खत्म हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना। बहुत जल्द खत्म हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। इसमें विभाजन करने की क्षमता बहुत जल्द खत्म हो जाती है, और जब विभाजन करने की क्षमता बहुत जल्द खत्म हो जाएगी तब ये फिर यही हमारा परमानेंट टिश्यू बन जाता है। इसी से इसका निर्माण होता है। तो मेरे भाई आप ध्यान रखना, ये टिश्यू कहां पर होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस टिश्यू के बारे में। इंटरसेलरी टिश्यू हमारा कहां पे होता है, ये जनरली मेरे भाई प्लांट के नोड और इंटरनोड पे पाए जाते हैं। ये कहां पे, तो आप कहेंगे इसका ग्रोथ कहां पे, तो ये नए टिश्यू का निर्माण करता है नोड और इंटरनोड पर। ये क्या करता है मेरे भाई, ये नए टिश्यू का निर्माण करता है। अगर कोई टिश्यू टूट जाता है तो नए टिश्यू का ये निर्माण करता है, और नए टिश्यू का निर्माण कहां करेगा, तो मेरे भाई नोड और इंटरनोड पे करते हैं, इस बात को ध्यान रखना।
प्लांट का जो गिरा होता है उसको नोड कहते हैं, और उसके बीच के पार्ट को क्या कहते हैं, तो इंटर नोड कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है, जिसमें प्लांट के पौधे की लंबाई को बढ़ाने की बात कही जा रही है, लंबाई को बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो लंबाई को बढ़ाने के लिए मेरे भाई वो कौन है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो एपिकल का नाम क्या है, इसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभोजोतक उत्तक। ये विभोजोतक उत्तक का ही पार्ट है, लेकिन ये शीर्ष को बढ़ाता है, चाहे वो प्लांट का हो या फिर वो जड़ का हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और विभोजोतक उत्तक से ही अस्थायी उत्तक बनता है। चल करके अस्थायी उत्तक आपको देखते होंगे कि ये सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक में बदल जाता है। सरल में देखिएगा तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैन्काइमा होता है, और जटिल में देखिएगा तो जाइलम और फ्लेम होता है, जो कि इसी का पार्ट होता है। तो मेरे भाई याद रखना, विभोजोतक उत्तक विभाजन करने की क्षमता अगर खो देगा तो वही सरल अस्थायी उत्तक, वही हमारा अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है, ध्यान रखेंगे। और याद रखना, प्राइमरी ग्रोथ कौन कराएगा, पौधे की लंबाई सबसे पहले बढ़ती तो वो प्राइमरी ग्रोथ है, वो कौन कराएगा, ये कराएगा। उसके बाद उसकी मोटाई बढ़ती है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा, और ये कराता है। ध्यान रखना मेरे भाई, ये पूछता है। आगे चलते हैं। अगला बोला गया है मेरे भाई, जीवित कोशिकाएं जो होती है प्लांट में कौन सी होती है। फिर से वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। हम आपको कहना चाहते हैं मेरे भाई कि अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, यदि हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, अब प्लांट टिश्यू में हम बात करेंगे किसका, तो हम अस्थायी उत्तक की बात कर लेते हैं। अब यहां पर हम अस्थायी उत्तक की बात कर लेते हैं। अगर अस्थायी उत्तक को अगर देखिएगा तो इसमें भी मेरे भाई सरल अस्थायी उत्तक होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सरल अस्थायी उत्तक के नाम से जानते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना मेरे भाई, इसको जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। एक तो सरल होगा, दूसरा हमारा जटिल अस्थायी उत्तक होता है। तो जटिल अस्थायी उत्तक को अगर हम लोग देखें तो ये वेस्कुलर टिश्यू के रूप में होता है, जिसको हम लोग क्या कहें तो यहाँ पर जाइलम कहते हैं, और जिसको अगर हम लोग देखें इसको फ्लेम कहते हैं। लेकिन सरल अस्थायी उत्तक को अगर देखिएगा तो इसके 3 पार्ट्स हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पैरेन्काइमा कहते हैं। इसी को अगर देखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे पैरेन्काइमा। और जो पैरेन्काइमा है मेरे भाई, इसका नाम है मृदुत्तक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका नाम है मृदुत्तक। और नाम से ही पता चलता है ये मृत कोशिका का बना है। ये किससे बना हुआ है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, ये मृत कोशिका का बना है, इस बात को ध्यान रखना। ये किसका बना है, तो मृत कोशिका का बना है, ये बात आपको ध्यान रखना। मृदुत्तक किसका बना, तो मृत कोशिका का। इसी तरीके से होता है हमारा क्या, जिसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे कोलेनकाइमा के नाम से जानते हैं। और ये जो कोलेनकाइमा हमारा होता है मेरे भाई, नहीं मृत कोशिका का नहीं, ये आपको जीवित कोशिका का बना होता है। सॉरी, ये जीवित कोशिका का बना होता है, ध्यान रखेंगे। ये मृत कोशिका नहीं होता, ये जीवित कोशिका का होता है, ये जीवित कोशिका का होगा। और कोलेनकाइमा भी हमारा किसका बना होता है, ये भी हमारा जीवित कोशिका का। नाम से मत जाइएगा, मृदुत्तक में लगेगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता, जीवित कोशिका का बना होता है। इसी तरीके से कोलेनकाइमा को स्थूल कोण उत्तक कहते हैं, और ये भी जीवित कोशिका का बना होता है। ये भी किसका, तो जीवित कोशिका का ये भी बना होता है, ध्यान रखेंगे। और इसको बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, स्थूल कोण उत्तक के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये प्लांट को लचीला बनाता है। इसके बाद एक और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और होता है मेरे भाई जिसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो स्क्लेरेनकाइमा हमारा होता है मेरे भाई, ये याद रखना, ये मृत कोशिका का बना होता है। ये मृत कोशिका का बना होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये किसका, तो मृत कोशिका का बना होता है, ये बात मेरे भाई ध्यान रखना। और इसी को दृढ़ उत्तक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को दृढ़ उत्तक कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और दृढ़ उत्तक अगर ये मृत कोशिका का बना होता है, क्यों है, क्योंकि इसमें लिग्निन पाया जाता है, उसको हार्ड कर देता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन मेरे भाई जीवित कोशिका पर पूछा था, और प्लांट सेल में ही पूछा, सब चूंकि प्लांट सेल की ही बातें हो रही है, तो आप कहेंगे कौन सा है मेरे भाई जीवित कोशिका का। आपके सामने दोनों एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप देखिए। पैरेन्काइमा भी जीवित कोशिका का बना है, यहाँ देखिए। कोलेनकाइमा भी किसका बना हुआ है, तो ये भी जीवित कोशिका का बना है। लेकिन अगर स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई ये मृत कोशिका का बना है। तो जीवित कोशिका आपसे पूछ रहा है, तो इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा होगा, यानी मृदुत्तक, और साथ में स्थूल कोण उत्तक होगा। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने में आपको थोड़ा भी मेरे भाई दिक्कत नहीं आना चाहिए, आप सीधा इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी आपकी किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएंगे।
और ध्यान रखिएगा जो पैरेन्किमा होता है उसके फंक्शन आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि पैरेन्किमा जड़ तना में भोजन का संग्रह करता है। पैरेन्किमा भी दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं एरेन्किमा और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एरेन्किमा उसको कहते हैं जो जलीय पौधे होते हैं, और जलीय पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें एरेन्किमा पाई जाती है, चूंकि उसके सेल में जाकर के हवा भर जाता है और क्या करता है उसको तैरने लायक बना दिया जाता है। तो जलीय पौधे जो तैरते हैं उसमें एरेन्किमा पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक होता है क्लोरेन्किमा, पैरेन्किमा ही का पार्ट है, एक क्लोरेन्किमा होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। प्लांट में जो हरी हरी पत्तियां निकलती है वहां पर क्लोरेन्किमा होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए वो हरा दिखता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के कारण उसको क्लोरेन्किमा कह देंगे। और जलीय पौधे जिसमें क्या होगा तो उसमें हवा भर जाता है उसको एरेन्किमा कह देते हैं। और मेरे भाई जो पैरेन्किमा हमारा होता है जड़ तना में पाया जाता है और भोजन का संग्रह करने का काम करता है। कोलेन्किमा का काम होता है लचीला बनाता है, इस बात को ध्यान रखना प्लांट को, ये लचीला बनाता है टूटने से। जनरली ये झाड़ी वाला जो प्लांट होता है उसमें कोलेन्किमा देखने को मिलता है। तो झाड़ी वाला प्लांट में देखिए कितना भी तेज गति से हवा चलेगा तो झाड़ी वाला पौधा जल्दी टूटता नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ये इसी उत्तक का बना होता है, झाड़ी नुमा पौधा, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट, उपास्थि में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है ये आपसे पूछा गया है। मेरे भाई सबसे पहला तो उपास्थि क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उपास्थि को अगर हम लोग देखें तो हम लोग सीधा कहेंगे सर अगर आप उपास्थि की अगर बात करते हो तो उपास्थि क्या है, कार्टिलेज को कहते हैं। किसको कहेंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे यहाँ पर वो जो उपास्थि है वो एक कार्टिलेज है और उपास्थि एक संयोजी उत्तक है। ये क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे ये हमारा एक संयोजी उत्तक है और संयोजी उत्तक है। और संयोजी उत्तक हम किसको कहते हैं, जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है, जो अंगों को जोड़ता है मेरे भाई, जो अंगों को क्या करता है, तो जो अंगों को जोड़ता है, जो अंगों को जोड़ता है उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक कहते हैं। तो कार्टिलेज भी हमारा एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। अगर हम लोग यहाँ पर कार्टिलेज की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो कार्टिलेज जो हमारा बना होता है ये कॉन्ड्रियोसाइट्स, यानी कि आपको ध्यान रखना है ये किससे बना होता है मेरे भाई, ये कॉन्ड्रियोसाइट्स आप ये ऐसे कह सकते हैं। अगर उपास्थि की बात करते हैं तो आप यहाँ पर सीधा समझ लीजिए, इसमें जो सेल पाए जाते हैं, उपास्थि के अंदर जो कोशिका पाई जाती है, जो कोशिका इसके अंदर होती है उस कोशिका को क्या कहते हैं, इसके अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसको कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहाँ पर इसके अंदर जो कोशिका होती है इसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा कॉन्ड्रोसाइट्स होता है। और आपको ध्यान रखना कि कॉन्ड्रोसाइट्स जिस प्रोटीन का सिक्रेशन करता है उसको कॉन्ड्रीन प्रोटीन कहते हैं। ये किसका सिक्रेशन करता है, तो आपको ध्यान रखना ये कॉन्ड्रीन प्रोटीन का सिक्रेशन करता है, ये कॉन्ड्रीन प्रोटीन का सिक्रेशन करता है, इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना। इससे कॉन्ड्रीन प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कॉन्ड्रीन प्रोटीन का सिक्रेशन कहां से, तो आप कहेंगे मेरे भाई उपास्थि जो कार्टिलेज है वो एक उपास्थि के अंदर जो कोशिका होगी वो कॉन्ड्रियोसाइट्स होती है, उसी से ये कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया हमारा सिक्रेट करता है। इसी तरीके से मेरे भाई अगर हम लोग देखते हैं तो एक हड्डी होता है और हड्डी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बोन कहते हैं। हड्डी को इंग्लिश में बोन कहते हैं और ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी मेरे भाई एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ये भी एक प्रकार का क्या कहेंगे यहाँ पर संयोजी उत्तक होता है, इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे। और जो हमारा हड्डी है ना, ये भी अगर संयोजी उत्तक है तो मेरे भाई जाहिर सी बात अंग को ये भी जोड़ेगा। और अगर हड्डी की बात करते हैं, इसकी जो कोशिका होती है, इसकी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना ऑस्टियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो ऑस्टियोसाइट्स के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और ऑस्टियोसाइट्स से मेरे भाई जिस प्रोटीन का सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं ओसिन प्रोटीन का। इससे ओसिन प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, इससे ओसिन प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, इस बात को ध्यान रखना। और हड्डी के अंदर क्या होता है, हम कहेंगे मज्जा गुहा होता है और वो क्या करता है, बोन मेरो का निर्माण करता है। और बोन मेरो हार्ड कठोर होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है और उसी में ब्लड सेल्स वगैरह बनते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई हम सीधा कह सकते हैं जो हड्डी है ये भी हमारा एक संयोजी उत्तक है, उपास्थि भी एक संयोजी उत्तक है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, उपास्थि में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो मेरे भाई आप कहेंगे जो सेल पाए जाते हैं उसको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, उसको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। और एर्थियोसाइट्स आरबीसी को कहा जाता है। ये किसका नाम है मेरे भाई, एर्थियोसाइट्स जो लिखा है तो ये आरबीसी को एर्थियोसाइट्स कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ऑस्टियोसाइट्स के बारे में मैंने बता ही दिया और इस क्वेश्चन का आंसर निकल ही गया। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि धातु के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान की बात करते हैं, ये कौन सी विधि से करते हैं मेरे पास, धातु के मामले में बोला गया है तो फोकस आपका धातु पे होगा।
अब धातु को क्या करना, धातु कचरा के रूप में है और उसको क्या करना है, तो उसको आपको कचरा के रूप में से हटाना है। तो जाहिर सी बात आप क्या करेंगे, रिसाइकलिंग करके उसका दूसरा कोई चीज बना लेते हैं। देखते हैं सिलेंडर आपका खराब हो जाता है तो उस धातु को गला करके, उसको आग में गला करके लिक्विड बनाते हैं, प्योर फॉर्म में लाते हैं, तब उससे हम दूसरा चीज बना लेते हैं। तो जितने भी धातु होंगे उसकी रिसाइकलिंग होती है और रिसाइकलिंग करके आप क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो मेरे भाई धातु के लिए जनरली हमारा रिसाइकलिंग ही होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इससे हम खाद नहीं बना पाएंगे, धातु को थोड़ी सारा गला पाएंगे, कंपोस्ट थोड़ी बना देंगे। कंपोस्ट का मतलब खाद होता है, आप खाद थोड़ी बना पाएंगे। इसको दोबारा से यूज नहीं कर पाएंगे, धातु अगर सर गल गया तो कहानी खत्म हो गई। हाँ, उसको पिघला उगला करके हम लिक्विड फॉर्म में ला करके दूसरा चीज हम बना सकते हैं और हम कहेंगे उसके जो अपशिष्ट पदार्थ हो उसको हम निपटान कर सकते हैं। अगला हमारा है लेटरल लाइन सिस्टम। जो होता है वो किस में होता है मेरे भाई, लेटरल लाइन सिस्टम जो होता है, ये जो मछलियां होती है, उस मछली की अगर हम बात करते हैं उसका सेंसरी ऑर्गन्स कहलाता है। लेटरल लाइन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, तो जो मछली होती है उसका एक सेंसरी ऑर्गन सिस्टम होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किसमें, तो मछली का सेंसरी ऑर्गन सिस्टम होता है, इस बात को ध्यान रखना। मेरे में लेटरल लाइन सिस्टम क्या है, जो फिश होता है, इस फिश का सेंसरी ऑर्गन सिस्टम होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसका सेंसरी ऑर्गन सिस्टम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सेंसरी ऑर्गन सिस्टम होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे वो मछली का होता है और ये मछली में देखने को मिलता है। ये स्टार फिश मेरे भाई मछली नहीं, इकाइनोडर्मेटा संघ का ये जीव है और मेढक भी हमारा नहीं होगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, 10 नंबर करेक्ट हो जाएगा। धोबन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि जो धोबन सोडा हमारा होता है जिसको वाशिंग सोडा कहते हैं, अगर आपके सामने में धोबन सोडा बोल दिया तो आप सीधा कहेंगे सर ये तो वाशिंग सोडा की बात आप कर रहे हो। बिल्कुल, हम वाशिंग सोडा की ही बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही समझा। और अगर धोबन सोडा की अगर हम बात करते हैं तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसके केमिकल फॉर्मूला पर अगर जाते हैं, ये आपको Na2CO3 और आपको पानी के कितने मॉलिक्यूल्स कहेंगे, 10-10 मॉलिक्यूल्स इसमें। और ध्यान रखना मेरे भाई, इस वाशिंग सोडा का यूज कहां करते हैं, इसका अगर कोई यूज पूछ लेता है मेरे भाई, सबसे ज्यादा यूज कहां पर, तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसको याद रखना है। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम यहां पर सोडियम कार्बोनेट का, जिसको धोबन सोडा कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, धोबन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पूछा, क्या ये क्षारीय होगा, क्या ये उभयधर्मी होगा, क्या ये उदासीन होगा, नहीं, ये मेरे भाई सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका नेचर कैसा होता है मेरे भाई, तो बेसिक नेचर का होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये एसिडिक नेचर का नहीं होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। ये कैसा होगा मेरे भाई, तो कहेंगे ये हमारा बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति की, बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, उदासीन नहीं होगा। उभयधर्मी का मतलब होता है अम्लीय और क्षारीय दोनों, तो ये भी नहीं होगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई जो टेस्ट आप दे रहे हैं, जिसका डिस्कशन आप देख रहे हैं, ये 9th सेशन आपका चल रहा है और 161 से लेकर के 180 तक का टेस्ट का डिस्कशन अब आपका हो रहा है। आपको मेरे भाई 40 क्वेश्चन डेली टेस्ट देना चाहिए और उसके बाद डिस्कशन में पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात होती है तो मेरे भाई कहां होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहला चीज, अगर कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात होती है तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई, अगर कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात होती है ना, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट हमारा रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा एक तो धातु हमारा भाग लेता नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं कभी भी, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। और जो भी अवक्षेप प्राप्त होता है वह अवक्षेप हमारा किस रूप में होता है, याद रखना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये कैसा होगा मेरे भाई, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। बात को आप किसी भी सूरत में ध्यान रखेंगे। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट को देखना चाहते हैं, इसमें क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जो रिएक्टेंट साइड होता है, जो अभिकारक होता है, जिसको आप रिएक्टेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में आप अभिकारक कहते हैं मेरे भाई,
आप ध्यान रखना, ये जो रिएक्टेंट या अभिकारक हमारा होता है, इसमें 2 बार, कितनी बार, एक बार नहीं, इसमें 2 बार आयंस का, 2 बार आयंस का आदान प्रदान होता है। इसमें 2 बार आयंस का आदान प्रदान होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें 2 बार आयंस का आदान प्रदान होता है, इसी को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे आप मान लेते हैं कि सोडियम सल्फेट है Na2SO4 का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करा दीजिए, BaSO4 के साथ करा दीजिए, ये क्या करेगा मेरे भाई, तो आयंस में ये टूटेगा, सोडियम पर प्लस SO4 पर माइनस, बेरियम पर प्लस SO4 पर माइनस। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, तो आप सीधा कह सकते हैं मेरे भाई बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट नहीं, बेरियम क्लोराइड कहिए, यहां पर बेरियम क्लोराइड की बात करते हैं, जो रिएक्शन हम करा रहे हैं वो हमारा क्या होगा, कहेंगे बेरियम क्लोराइड, तो क्लोरीन माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, प्लस वाला माइनस की तरफ और माइनस वाला प्लस की तरफ। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये प्लस वाला इस माइनस के साथ, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ, ये अभिकारक तीर के इधर है तो अभिकारक है, इसमें 2 बार आयंस का, इस बार एक बार इधर एक बार इधर, 2 बार आयंस का आदान प्रदान हुआ, कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। और जब ये होगा तो प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, तो ये कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, BaSO4 बनेगा और साथ में 2NaCl का फॉर्मेशन करेगा। तो मेरे भाई यही हमारा क्या बनता है, यही अवक्षेप बनता है। BaSO4 हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर एक अवक्षेप के रूप में है, और ये अवक्षेप आपको यहां पर व्हाइट PPT के रूप में मिलता है, और यहां पर आपको सिंपल लवण मिलता है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि जब कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो रिएक्टेड साइड में आप देख रहे होंगे कि हमारे जो कंपाउंड्स हैं उस कंपाउंड में हमारा क्या शामिल है। तो आप एक को धातु देखते हैं, एक को धातु, एक को धातु, एक को धातु देखते हैं। इसका मतलब मेरे भाई कि जो कंपाउंड बनेगा वो प्लस और माइनस का बनता है, और ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे वो एक आयनिक कंपाउंड को बताता है। वो कैसे कंपाउंड होंगे, तो वह एक आयनिक कंपाउंड को बताता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेंगे करेक्ट, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई क्वेश्चन दे रखा है और कहता है इस क्वेश्चन में कि यहाँ टी गलत है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस जगह पर एक टी यहाँ से एक्स्ट्रा जुड़ गया है, ये x सिर्फ लिखा हुआ, x बराबर 5t लिखा हुआ है। कहता है कि एक वस्तु जो है सरल रेखीय पथ पर गति करती है। कैसे गति कर रहे हैं, तो सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थिति क्या है, और स्थिति आपको दे रखी है, और स्थिति जो कण का है वो ऐसा कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे भाई, जो स्थिति दे रखी है वस्तु की स्थिति की बात करते हैं, स्थिति को इंग्लिश में हम लोग पोजीशन कहते हैं। ये जो पोजीशन इसकी स्थिति दे रखी है वो कितनी दे रखी है मेरे भाई, इसको x से दिखाते हैं, और x का वैल्यू यहाँ पर 5 × t दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चंस में। अब कहता है कि अगर ऐसा दे रखा है तो बताइए इसमें से कौन सा हमारा सही स्टेटमेंट है। तो जाहिर सी बात है मेरे वेग वगैरह की बात कर रहा है, तो इस अगर स्थिति को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dx/dt लिखोगे, और यही हमारा वेग देता है। इसको अगर डिफरेंशिएट किया तो इसको भी करना पड़ेगा, तो 5 तो ऐसे ही रह जाएगा, और टाइम को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 5 रह गया, और कोई भी न्यूमेरिकल मान कांस्टेंट होता है, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि मेरे भाई जो वेलोसिटी होगा, अगर वेलोसिटी की बात करते हैं ऐसे केस में हमारा क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। जो वेग होगा वो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट होगा। अगर वेग कांस्टेंट हो गया तो औसत वेग मेरे भाई क्या होता है, कांस्टेंट वेग को ही तो औसत वेग कहते हैं, कांस्टेंट वेग को ही तो औसत वेग कहते हैं। दिक्कत क्या है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा वेग और औसत वेग दोनों क्या होंगे, तो एक समान होंगे, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इससे मेरे भाई एक चीज सीखने के लिए हमें मिला क्या, इससे हमें यह सीखने के लिए मिला कि इस रिलेशन को अगर देखें, इस रिलेशन को अगर देखेंगे तो याद रखिएगा जो बता रहे हैं एग्जाम में डायरेक्ट, तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट दिखे ना, तो याद रखना जो दूरी है वो समय के साथ समानुपाती का रिलेशन देता है। दूरी के साथ समानुपाती का रिलेशन, ये समानुपाती का सिंबल है। और कभी भी आपको एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट दिखेगा ना, याद रखना जो दूरी है वो समय के साथ, समय के इस वो कैसा कहेंगे, समय के वर्ग के समानुपाती का रिलेशन देता है। ये डायरेक्ट आपको याद रख लेना, ऐसा रिलेशन देता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन कितना आसान था बताइए, तो जिसको समझ में आ गया होगा कभी डिलीट नहीं होगा। देखिए वेग और औसत वेग क्या होता है, वेग मेरे भाई बदल भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन औसत वेग
कभी भी बराबर होता, हर एक जगह पर औसत वेग का मान बराबर होता है। तो अगर हमारा वेग कांस्टेंट आ गया, जब वेग ही कांस्टेंट आ गया तो औसत वेग तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वेग और औसत वेग दोनों एक समान होंगे। आंसर करेंगे ए। आगे चलते हैं। निर्वात में अगर कोई वस्तु गति करती है, और वह कैसे गति करती है मेरे भाई, तो निर्वात में गति कर रही है। निर्वात में कैसे, तो निर्वात में आपको बोला गया है कि स्वतंत्र पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड की गति कैसी होगी, आपको वेरीफाई करना है। आप मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं अगर कोई वस्तु हमारा यहाँ है और ये वस्तु कैसे गति कर रही है, निर्वात में गति कर रही है, ये कैसा, तो वैक्यूम का कंडीशन मान लिया गया है। और अगर आप वैक्यूम कंडीशन मान लेते हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए इसके अंदर कोई भी हवा वगैरह नहीं है। इसका मतलब है कि एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है मेरे भाई किसकी वैल्यू 0 होगी, तो आप सीधा कहेंगे सर एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो वायु प्रतिरोध उसको रोकने के लिए हवा ऊपर कर लगाता भी, वो भी 0 होगा, जो कि वैक्यूम की बात कर रहा है। तो मेरे भाई हवा का प्रतिरोध भी 0 यहां हो गया। अब ये अगर गिरेगा तो अपने मैक्सिमम स्पीड से गिरेगा, यानी इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बॉयंसी फोर्स यहां डेवलप नहीं होगा। और ये अगर नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है ये जमीन पर गिरेगा, और गिरने के दौरान मेरे भाई गिरने से जस्ट पहले इसकी गति जो होगी वो मैक्स होगी। गिरने से पहले इसकी गति क्या होगी, तो कहेंगे मैक्स होगी। और जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो उसमें भी कंडीशन लगा दिया है कि गिरना कैसे है, तो मेरे भाई स्वतंत्र पूर्वक गिरना है। और अगर कोई भी चीज स्वतंत्र पूर्वक गिरता है तो इसको आप समझ लीजिएगा उसका प्रारंभिक वेग का मान 0, और जो उसके अंदर त्वरण होता है वह गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है। और यह त्वरण किसी भी सूरत में कांस्टेंट बना रहता है, ये मान नहीं बढ़ता है। और अगर कोई वस्तु स्वतंत्र पूर्वक से गिरता है तो इसको हम लोग फ्री फॉल केस कहते हैं। इसको हम लोग फ्री फॉल केस कहते हैं। ये फ्री फॉल कंडीशन हो गया। और याद रखेंगे मेरे भाई कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे फ्री फॉल कंडीशन में गिरती है तो इससे एक चीज और निकल करके आता है, इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसमें क्या संरक्षित रहेगी, इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, एनर्जी इसमें भी कंजर्व रहता, ध्यान रखेंगे। तो अगर कोई वस्तु मान लेते हैं यहां पर है, और ये वस्तु मेरे भाई अगर यहां तक पहुंच गया है और नीचे की ओर गिर रहा है, बताओ इसका गति बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरना शुरू किया और स्वतंत्र बुक यानी कहने वाला अपने आप गिर रहा है, तो प्रारंभिक वेग का मान 0 है, और जो एक्सेलरेशन है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अब मेरे भाई चाल तो बदल जाएगी। अगर यहां से गिरेगा तो इसकी चाल 0 है, लेकिन गिर जैसे से नीचे आएगा वैसे से गति बढ़ता जाएगा। तो आप सीधा कहेंगे सर चाल तो समान नहीं रहेगी, चाल बदल जाएगी, बढ़ जाएगी। वेग, जब चाल नहीं समान रहा तो वेग कैसे समान रहेगा, तो चाल और वेग दोनों इसका बढ़ जाएगा। अब कहता मेरे भाई क्या उस पर बल बराबर लगेगा, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। बल उस पर बराबर लगेगा, और इस वस्तु पर जो भी बल लगेगा वह एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु पर अगर लगता है, तो किसी भी वस्तु पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वो कितना लगेगा मेरे भाई, तो उस वस्तु के भार के बराबर। तो बताइए इस पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लगेगा हर एक जगह कितना लगेगा, हर एक जगह कितना लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक जगह इसके भार के बराबर लगेगा। इसमें जो त्वरण होगा वह त्वरण, चूंकि F बराबर ma होता है, जो त्वरण होगा वह त्वरण गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, और यहां पर F बराबर mg हो जाएगा। और हम लोग सीधा कहेंगे उस पर जो फोर्स काम करेगा, चाहे ये वस्तु यहां रहे कि 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 यहां रहे, कहीं भी रहे वस्तु, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल हर एक जगह बराबर लगेगा, और वह उसके भार के बराबर लगेगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कांस्टेंट बनी रहेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए मेरे भाई उस पर बल जो लगेगा वो बराबर लगेगा। और इस क्वेश्चन के जो आंसर्स करेंगे किसी भी सूरत में आप सी को करेक्ट करेंगे। किसी भी सूरत पर मेरे भाई हमारा क्या होगा, कहेंगे हमारा क्या आंसर करेंगे, तो सी करेंगे, क्योंकि जी का मान नहीं बदलेगा, फ्री फॉल का केस है, जी का मान भी कांस्टेंट हो जाएगा। बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है एक खिलाड़ी जब लंबी कूद लगाता है उसके पहले दौड़ता है, क्योंकि वो मोमेंटम पाने के लिए दौड़ता है। जब मोमेंटम पा लेता है तो उछाल लंबा कूद लगाता है। तो मेरे भाई मोमेंटम को पाने के लिए, संवेग को बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। इसके पीछे का रीजन यही है। आगे चलते हैं। किसी द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने पर हर एक बिंदु का दाब उतना ही बढ़ जाता है जितना आप बढ़ाए थे। पास्कल्स लॉ को याद कीजिए। पास्कल्स लॉ हर जगह नहीं लगता है, उसका कंडीशन है। पास्कल्स लॉ हमेशा शांत द्रव में लगता है, और पास्कल्स लॉ अगर जहां भी लगता है वहां की किसी भी जगह का प्रेशर अगर देखिएगा तो हर एक जगह का प्रेशर बराबर होता है। और उसी पास्कल्स लॉ पर आधारित हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह होता है। अगर थोड़ा भी यहां प्रेस कीजिएगा तो हर एक जगह उसके अंदर जितने भी लिक्विड भरे हुए हैं सभी जगह पर बराबर प्रेशर पड़ जाता है। इस बात को ध्यान रखना। ये पास्कल का स्टेटमेंट है मेरे भाई। तो सीधी सी बात है, हर एक जगह अगर दाब बराबर मिलेगा तो आप पास्कल के पास जाइए,
आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना के गोलघर पर बैठे, मेरे भाई गोलघर पर बैठा हुआ है और नीचे से आप देख रहे हैं, तो इतना हाइट पर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी ही उस पर होगा। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर वो गति थोड़ी कर रहा है कि गतिज ऊर्जा होगा, वो घूम थोड़ी रहा है कि घूर्णन ऊर्जा होगा, यांत्रिक ऊर्जा होगा, वो तो किसी ऊंचाई पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए मेरे भाई कि 1 केजी वस्तु को गतिज ऊर्जा 2 जूल है, तब बताइए उसकी चाल कितनी होगी। मेरे भाई गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाइए। काइनेटिक एनर्जी का बात कर लिया तो आप इसको यूज करने की कोशिश कीजिए। आप हाफ mv² कहेंगे, ये 2 जूल है, यहां पर ये फॉर्मूला का हाफ है। द्रव्यमान आपको दे रखा 1 केजी, आपको चाल पूछ रहा है। आप इसको सॉल्व करिएगा तो इससे सॉरी, अगर इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो v² = 4 हो जाएगा और v बराबर मेरे भाई 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी आप सीधा कह सकते हैं उसकी चाल कितनी होगी, जब 2 जूल एनर्जी है उसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जब मेरे 2 मीटर पर सेकंड होगा, जब उसका द्रव्यमान कितना, तो 1 केजी का होगा। बताइए, आंसर करेंगे 2 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। आगे चलते मेरे पे वीजी क्वेश्चन था अगला। एक तरंग का आवर्तकाल आपको दे रखा है, तब आपसे आवृत्ति पूछता है। हमने आपको कई बार बोला है मेरे भाई, जब आपको कभी भी क्वेश्चन में आवृत्ति पूछता है और आवृत्ति को हम लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं, इसके लिए 3 फॉर्मूला याद रखना। एक होता है हमारा नंबर ऑफ साइकिल, कभी भी क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है आवृत्ति का, आवृत्ति इक्वल टू क्या होगा, तो मेरे भाई 1 में आवर्तकाल होगा। और तीसरा फॉर्मूला भी होता है आवृत्ति इक्वल टू हमारा क्या होता है, यहाँ पर 3 में। ये 3 फॉर्मूला याद रखिए, काम आपका चल जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो किस पर पूछा है, जो कि आपको आवर्तकाल दे रखा, तो ये पूछा है इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। जिसको पता है मेरे भाई फॉर्मूला यूज करेगा। तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1 में आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल कितने देर का दे रखा है, तो 0.01 सेकंड का दे रखा है। 0.01 सेकंड का दे रखा है। इसको सॉल्व करके ऊपर जगह 2 जीरो, हमको लग रहा है कि मेरे भाई 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे 100 हर्ट्ज, यानी आंसर करेंगे बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग। मेरे पास अनुप्रस्थ में ध्वनि तरंग की तो बात ही नहीं करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। अगर अनुप्रस्थ यहाँ पर ध्वनि तरंग की बात नहीं करेंगे, कि ध्वनि तरंग अनुग्रही तरंग होगी। कह रहे कि अनुप्रस्थ तरंग गति नहीं कर सकती है लोहे की छड़ में, हाइड्रोजन गैस में, स्नेहक तेल में। बताइए मेरे पे कहां पर होगा। हम सभी लोग जानते हैं अनुप्रस्थ तरंग हमारा कहां पर गति कर सकती है। अनुप्रस्थ तरंग हमारा ठोस में गति करती है, और अनुप्रस्थ तरंग और कहां, तो मेरे पे द्रव की सतह पर गति करती है। इस बात को आप ध्यान रखना, द्रव की सतह पर गति करती है और ठोस में गति करती है अनुप्रस्थ तरंग। इस बात को ध्यान रखना। यहां पर मेरे भाई क्या दे रखा है, कहां गति नहीं कर सकती है, तो तेल में नहीं कर सकती है। बात को ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, आंसर क्या दे रखा था, हाइड्रोजन सतह के तेल, हाइड्रोजन गैस में गति नहीं करेगी और तेल में भी गति नहीं करेगी। में लिखा हुआ ना, तेल के सतह पर तो गति करेगी, यहां नहीं गति करेगी, यहां नहीं करेगी, क्षर में तो गति करेगी। तो मेरे भाई इस तरीके से आप कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग मेरे भाई कभी भी तेल में पैदा नहीं होगा, कभी हाइड्रोजन गैस में पैदा नहीं होगा, ध्यान रखना है। इसीलिए हमको लग रहा है ये दोनों जगह जो है आपका कुछ ना कुछ ये मिस्टेक है, या फिर कुछ भी जो कहिए ये दोनों आपका गलत है। आप कहेंगे कहाँ गति नहीं करेगी, तो इन दोनों में गति नहीं करेगी, तो आंसर आप डी के साथ हो जाएंगे। आगे चलते हैं, सतह पर करेगा लेकिन अंदर, उसके अंदर नहीं करेगा। पेचिस या डिसेंट्री किसके संक्रमण से होता है, मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो डिसेंट्री होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, डिसेंट्री की बात कर रहे हैं। इसी को हिंदी में पेचिस कहा जाता है, इसी को हिंदी में पेचिस कहते हैं। अगर किस डिसेंट्री की अगर बात हो रही है, अगर डिसेंट्री की बात हो रही है, पेचिस की बात हो रही है, तो मेरे भाई ये कैसा इन्फेक्शन, कैसा डिजीज है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम डिसेंट्री की बात करते हैं तो डिसेंट्री हमारा कैसा डिजीज होगा मेरे भाई, ये बैक्टीरियल डिजीज भी है, प्रोटोजोअल डिजीज भी, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो डिजीज अगर ये होता है, ये प्रोटोजोअल डिजीज अगर हम लोग देखते हैं तो हम सीधा कहेंगे सर ये प्रोटोजोअल डिजीज है, लेकिन किस प्रोटोजोआ से होगा, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, नाम सुने होंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की अगर हम बात करते हैं, इसी प्रोटोजोआ से ये होता है। तो डिसेंट्री प्रोटोजोअल डिजीज भी है, इस बात को ध्यान रखना। और साथ ही साथ मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे कि डिसेंट्री एंट अमीबा
हिस्टोलिटिका से भी होता है, और ये एक बैक्टीरियल डिजीज भी है, ये बैक्टीरिया से भी होता है। ये कैसा तो कहेंगे, ये बैक्टीरियल डिजीज, इस बात को ध्यान रखना। और ये बैक्टीरियल डिजीज अगर है तो जिस बैक्टीरिया से होगा उसका नाम है सिगेला बैक्टीरिया, याद रखेंगे, इसका नाम है सिगेला बैक्टीरिया, इस बात को ध्यान रखना। ये सिगेला बैक्टीरिया से होता है, डिसेंट्री की हम बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ये जीवाणु के साथ साथ प्रोटोजोअल डिजीज भी है, आप ध्यान रखना, डिसेंट्री की बात करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जीवाणु के साथ साथ हमारा प्रोटोजोअल भी होगा, इसलिए ये दो, चूंकि ये अलग अलग दे रखा है, यहाँ पर दोनों इन्फॉर्मेशन है, और जब ये मेरे भाई दोनों का एक निचोड़ यहाँ दे ही दिया तो आप ए बी को छोड़ दीजिए, सी के साथ आप जाइए। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है वो आपको बताना है, कौन सा सही वक्तव्य है। मेरे भाई आप वक्तव्य को पढ़िए तब आप आंसर करिए। बताइए इसमें से कौन होगा, बताइए इसमें से कौन सा होगा मेरे भाई, इस बात को बताइए जल्दी से। कह रहा है कि मलेरिया जो होता है वो क्यूलेक्स स्पीसीज मच्छर से होता है, जो कि निहायत गलत है। मेरे आगे पढ़ेंगे क्या, छोड़ दो। फैलेरिया कभी एनाफ्लीज से होता नहीं, फैलेरिया होता है क्यूलेक्स से, और मलेरिया होता है एनाफ्लीज मच्छर से, उल्टा दे दिया था इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। मलेरिया एनाफ्लीज से, फैलेरिया क्यूलेक्स से, ये सही स्टेटमेंट है। मलेरिया हवा से बिल्कुल भी नहीं, फैलेरिया मच्छर से, फैलेरिया मच्छर से तो होता है, क्यूलेक्स स्पीसीज मच्छर से होता है, और उचेरिया बोनक्राफ्टी से भी होता है। प्रोटोजोअल भी डिजीज है ये फैलेरिया। तो मेरे भाई ऐसे हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन हमारा एक ही सही था, आंसर करेंगे बी, और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ भी पाएंगे। अगला मेरे भाई वाटर पोल्यूशन की बात करता है। बताइए इसमें से जल प्रदूषण का मतलब क्या होता है, आपको बताना है। अगर हम जल प्रदूषण की बात करते हैं मेरे भाई, तो जल में कीटनाशक की उपस्थिति जाहिर सी बात है जल प्रदूषित कर देगा। तो पहला तो स्टेटमेंट ऐसे पढ़ने से पता चल गया। जल में घुले ऑक्सीजन की कमी, जाहिर सी बात है मेरे भाई, जल में घुले ऑक्सीजन की कमी कब होती है, जब जल में बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी कर देगा, और जितने भी जलीय जीव जंतु होंगे वो मारे जाएंगे, क्योंकि उनको तो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा होने के लिए। तो ये भी जल को प्रदूषित कर देता है। और जल के तापक्रम में अप्रत्याशित वृद्धि अगर होगी तो अप्रत्याशित वृद्धि तापमान में कैसे बढ़ेगा मेरे भाई। हम जानते हैं कि जो पानी हमारा होता है, जैसे कोई पावर प्लांट है, पानी कहां से लेगा, तो गंगा नदी से, और उसका जो गर्म पानी वगैरह होगा, जो वेस्ट होते हैं, जो सीवेज वगैरह होता है, सब गंगा नदी में ही धकेल देता है। इसका मतलब मेरे भाई क्या होगा, उसका तापमान अगर बढ़ जाएगा, अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी, उससे भी हमारा क्या होता है, प्रदूषित हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना ये सभी रीजन हमारे हो जाएंगे, और इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे डी, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इनमें से कौन हमारे दो युग्म जो है, कौन सा दो तत्व का जो जोड़ा है वो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है, बता दीजिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर समान करनी है तो सेम ग्रुप का वो एलिमेंट होना चाहिए। तो सेम ग्रुप का एलिमेंट कौन है, तो मेरे भाई अगर आप देखिएगा तो कभी भी फ्लोरीन 17वां ग्रुप का एलिमेंट है, और अगर हम स्ट्रोंशियम की बात करते हैं तो ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है, ये बैच नहीं कर रहा, एक ही ग्रुप का होना चाहिए। तभी हम लोग जानते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में देखिएगा तो किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी क्या होता है, तो कहेंगे हमारा एक समान होता है। अगर हम लोग कार्बन के देखते हैं और लेड का देखते हैं तो क्या होगा मेरे भाई, तो कार्बन फैमिली में देखेंगे सी ये सन पी बी, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं मेरे भाई। इसमें अगर देखते हैं तो दो एलिमेंट हम लोगों को दिख रहा है, और ये हमारा 14वां ग्रुप का एलिमेंट है। इसमें अगर आप देखिएगा तो कार्बन भी है, इसमें देखिएगा तो आपको टीन भी है, नहीं लेड की बात कर रहा था, लेड की बात कर, लेड यहाँ पे है, तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। इसका मतलब जब एक ही ग्रुप का एलिमेंट होगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एक समान हो जाएगा। मेरे भाई आप आंसर करेंगे ये। हाइड्रोजन हीलियम की अगर बात करते हैं, एक हमारा पहले ग्रुप का, एक 18वें ग्रुप का, इसकी वैलेंसी 0 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। मेरे भाई ऐसे भी नहीं होगा। और जोड़ा भी पूछा गया था, आंसर करेंगे इन दोनों का जोड़ा, वैलेंसी समान हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला दे रखा मेरे भाई यहाँ पर क्या, कि आयरन का रिएक्शन किसके साथ, तो कहेंगे वाष्प के साथ कराएंगे। आयरन का रिएक्शन किसके साथ, तो कहेंगे वाष्प के साथ कराएंगे। यहाँ पर मेरे भाई गैस होना चाहिए, क्योंकि आयरन हमारा ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आयरन जब भी रिएक्शन करेगा तो मेरे भाई वाष्प के साथ रिएक्शन करता है, और वाष्प हमारा गैस के रूप में होता है। इसका रिएक्शन जब कभी भी होगा तो आयरन के ऑक्साइड्स बनेंगे और हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त होता है। और लैब में इसी तरीके से मेरे भाई क्या किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस को बनाया भी जाता है। वैसे हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए अगर हम इसको औद्योगिक विधि से बनाते हैं, अगर लैब में हाइड्रोजन गैस को बनाना होता है तो मेरे भाई धातु का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, तनु H2SO4 तनु एसिड के साथ कराते हैं।
जब भी आप धातु का रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन उसी धातु से हाइड्रोजन गैस निकलेगा जो धातु हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। कम रिएक्टिव वाला कभी भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना, यहां पर अगर हम लोग देखते हैं इसमें पूछा क्या गया है, इसमें सिंपल पूछा कि इस समीकरण में H2O का क्या कार्य हो रहा है, इस H2O का क्या है ये पूछा गया है। चलो समीकरण से पता चलेगा मेरे भाई। यहां पर हम कहेंगे 3Fe है और हमारा क्या कहेंगे 4H2O हमारा है, और ये वाष्प के रूप में हमारा है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे आयरन के ऑक्साइड्स बनाता है, और यहाँ पर Fe3O4, और कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस को यहाँ से बाहर किया जा रहा है। अब अगर आप देखते हैं इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, कौन रिड्यूस, देखो ऑक्सीकारक का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग का अवकारक का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखिएगा। और उसी को ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर, उसी को ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान रखेंगे। हम लोग मेरे भाई H2O पर फोकस करेंगे, चूंकि क्वेश्चन भी उसी पर पूछा गया तो फोकस भी उसी पर करना बनता है। अगर आप H2O को देखते हैं तो ये H2O मेरे भाई क्या हो गया, इस H2O से आप देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी मेरे भाई आप सीधा कह सकते हैं यहां ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसका मतलब इसमें जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका, तो कहेंगे उसका रिडक्शन हो जाएगा। और जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन को हिंदी में अवकरण कहते हैं, और अवकरण को एक और नाम से जानते हैं मेरे भाई, इसको कहते हैं कि इसका अपचयन हो जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, अगर कोई रिडक्शन कोई कराता है तो रिडक्शन कराने के लिए मेरे भाई इसके लिए पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। इसमें कौन काम करता है, तब कहेंगे यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। और इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हिंदी में हम लोग ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर ऑक्सीकारक कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और जो ऑक्सीकारक हमारा होगा इसी को ऑक्सीडाइजर के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडाइजर के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो मेरे भाई ये हमारा क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर आपका होना है। ऑप्शन नंबर ऑक्सीकारक सिर्फ हो जाएगा। ऑक्सीकारक हो, जब ये ऑक्सीकारक हो गया तो रिड्यूसिंग एजेंट तो होगा नहीं मेरे भाई। इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करिए आप, बाद में की और सब फर्जी इंफॉर्मेशन दे रखा। आगे चलते हैं। अगला बोला सही कथन को चूज करना है। मेरे भाई अगर हम कभी भी हम लोग जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब कभी भी H+ आयन की बात करते हैं तो H+ आयन हमेशा एसिडिक स्टेट को बताता है, अम्लीय चीज को बताता है, और OH- हमेशा क्षारीयता को बताता है। एक अम्लीयता को बताता है, एक क्षारीयता को बताता है। अगर पानी में H+ आयन है इसका मतलब वो एसिडिक हो जाएगा, पानी में अगर OH- है इसका मतलब वो क्षारीय हो जाएगा। बताइए इसमें से कहा करेंगे। तो मेरे भाई जब कभी भी ये क्वेश्चन पूछता है अम्ल जल में H+ आयन देता है, बिल्कुल सही बात है। क्षार OH- आयन देता है, पहला ही स्टेटमेंट राइट हो गया। आगे क्या पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है मेरे भाई। और जो आसानी से H+ आयन देता है वो प्रबल अम्ल होता है, जो आसानी से H+ आयन नहीं देता है वो दुर्बल अम्ल हो जाता है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ना और आंसर करेंगे सर एक ही स्टेटमेंट इसमें राइट है और इन्फॉर्मेशन आपका रॉन्ग दे रखा। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई कहता है यौगिक की ऐसी श्रृंखला बताइए जिसमें कार्बन में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार का प्रकार्बनिक समूह प्रतिस्थापित होते रहता है, उसको बताना है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो है उस तरीके से आपसे पूछा गया है। आपसे एक ही प्रकार के क्या है मेरे भाई, तो एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप उसमें लगे हुए हैं। और कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन, ऐसी कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन का एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास समजातीय श्रेणी होगा। और समजातीय श्रेणी के लिए अगर एग्जांपल को अगर देखना चाहते हैं, जैसे आप मान लेते हैं ग्लूकोज, जैसे आप मान लेते हैं कोई अल्कोहल का देखते हैं, तो जैसे एक अल्कोहल होता है इसको C2H5 क्या कहते हैं, OH। इसके लिए मेरे भाई एक केमिकल फॉर्मूला बन सकता है कि CnH2n और यहां पर OH हो जाएगा, चूंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है तो एल्कोहल का है। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है तो OH का। मेरे भाई ये OH क्या है तो कहेंगे ये फंक्शनल ग्रुप है, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा क्या कहेंगे फंक्शनल ग्रुप है। और इस फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करते हैं ये किसका फंक्शनल ग्रुप है तो याद रखना ये एल्कोहल का, इसलिए इसको एल्कोहल हम लोग पढ़ते भी है। अब मेरे भाई ये जो हमारा यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला ये बना हुआ है, इसमें N का मान आप 1 पुट कर दीजिए तो पता चलेगा ये क्या बन जाएगा, कहेंगे CH2OH हो जाएगा। ये ना हो जाएगा जी, और नहीं
गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। यहाँ फॉर्मूला ये नहीं बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे भाई? यहाँ फॉर्मूला ये नहीं बनेगा, कि इसको थोड़ा छेड़छाड़ करिए। CN, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5, CnH2n, 2 तो होबे करेगा, 2 तो होबे करेगा। इसमें सुधार कर लीजिए, क्या दिक्कत है? 2n+1 कर लीजिए। अगर यहाँ पर मेरे भाई अगर हम 1 रखते हैं, ये 1 यानी कि 2 1 3, CH3OH, इसी को तो मिथेनॉल कहते हैं, यही तो मिथेनॉल है। अगर इसके बाद n का मान 2 पुट करिएगा इस केमिकल फार्मूला में, अगर 2 पुट कीजिएगा तो हम कहेंगे C2, और 2 पुट कीजिएगा 2 दूनी 4, 1 5, C2H5, और फंक्शनल ग्रुप हमारा वही है। और n का मान आप इस तरीके से 3 पुट कर दीजिएगा तो C3 और H7OH हो जाएगा। मेरे भाई आप देख पा रहे होंगे, एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़ा, एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़ा, और फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है। मेरे भाई ये इसको किसको बताता है? अगर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है, इसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज कहते हैं, और फंक्शनल ग्रुप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप आपका वही रहेगा, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन में परिवर्तन होगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी मेरे भाई, मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी तैयार किया था तो उस समय तक 63 तत्व के बारे में ही पता था। और मेरे भाई मेंडलीव की अगर आवर्त सारणी की बात करते हैं, इन्होंने कुछ खाली स्थान छोड़े थे, ये इनका स्टेटमेंट सही साबित हुआ था, क्योंकि जब खाली स्थान छोड़ा गया था जिस एलिमेंट के लिए, उसी एलिमेंट का खोज बाद में खोज करके उसी को भरा गया था। ये स्टेटमेंट का सही था। मेंडलीव ने एक बात बोला था मेरे भाई कि अगर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को सजाना है तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाइए, जो कि गलत हो गया बाद में चल करके, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिसको सजाया जा रहा था, उसके परमाणु द्रव्यमान कम थे, फिर भी वो हमारा किधर, तो हम कहेंगे परमाणु द्रव्यमान जिसका कम था वो बाद में, और जिसका ज्यादा था वो पहले। ऐसा हो रहा था, इसलिए इनका ये थ्योरी फेल हो गया था। मेरे भाई हमारा पीरियोडिक टेबल सजा हुआ है परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, जो इसका जिसकी हम बात करते हैं। तो उसी के आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी किन तत्वों को उचित स्थान रखने पर कठिनाई उत्पन्न हुई, तो मेरे भाई आपको किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने पर कठिनाई उत्पन्न हुई, तो याद रखना मेरे भाई भारी तत्वों की हम बात करते हैं। क्योंकि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजा रहे थे तो भारी तत्व को ही सजा रहे थे इस तरीके से, और उसी में परेशानी आई। आगे हम बात करते हैं मेरे भाई आमाशय में जो अनपचे भोजन होते हैं उसको क्या कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर आमाशय की बात अगर करते हैं मेरे भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम स्टमक की बात करते हैं। और स्टमक कहने का मतलब क्या है? इसको हम आमाशय कहते हैं। और आमाशय की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा स्टमक होता है जिसको हम आमाशय कहते हैं, मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आमाशय में होता है जठर ग्रंथि। इसमें क्या होता है तो आपको पता होना है, इसमें जठर ग्रंथि होता है, और इस जठर ग्रंथि से क्या सिक्रेट करता है? इससे जठर रस का सिक्रेशन होता है, इससे जठर रस का सिक्रेशन होता है। और जो जठर रस होता है इसमें होता क्या है? इसमें होता है मेरे भाई इसका मुख्य घटक के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो मुख्य घटक के रूप में HCl होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये प्रबल अम्ल होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में इसका सिक्रेशन होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में इसका सिक्रेशन होता है। इसका सिक्रेशन मेरे भाई किस रूप में होगा? तो इसका सिक्रेशन एसिड के रूप में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका सिक्रेशन एसिड के रूप में, स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका सिक्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में होता है। अब समझना है मेरे भाई, हमारे स्टमक में क्या होता है कि कुछ भोजन का पाचन तो हो जाएगा, कुछ भोजन का पाचन पूरी तरीके से नहीं होता है, उसको अपच भोजन कहते हैं। उसको कैसा भोजन कहते हैं? उसको अपच भोजन कहते हैं। और ये अपच भोजन जमा कहाँ होता है? तो अपच भोजन मेरे भाई जमा होता है ये बड़ी आंत में, इस बात को ध्यान रखना। ये कहाँ पर? तो बड़ी आंत में जमा होता है। और इस अपच भोजन की अगर हम बात करते हैं तो इसी अपच भोजन को बायोलॉजिकली भाषा में क्या बोला गया है? इसको बोलते हैं काइम। इसका नाम है मेरे भाई क्या? इसको हम काइम कहते हैं। तो अपच भोजन को बायोलॉजिकली भाषा में हम काइम कहते हैं। और इसी अपच भोजन का पाचन कौन करता है मेरे भाई? तो हमारी बड़ी आंत में होती है क्या? इकोली बैक्टीरिया। और वो जो इकोली बैक्टीरिया होता है, वो इकोली बैक्टीरिया क्या करता है? इस अपच भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है, ध्यान रखना। तो हमारे शरीर के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, इसका नाम है इकोली बैक्टीरिया। उसका काम है मेरे अपच भोजन का पाचन करा देना, बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है मेरे भाई, जब हमारे स्टमक की बात होती है तो जो काइम होगा ये एसिडिक नेचर का होगा, जो कि अपच भोजन है, और उसमें भी आपको ध्यान रखना है HCl वगैरह उसमें मिक्स होता है। तो ये
जो काइम होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। ये अपच भोजन कैसे नेचर का होगा, याद रखना मेरे भाई, ये एसिडिक नेचर का होता है। ये कैसा होगा तो कहेंगे अम्लीय प्रकृति का होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो जो अनपचे भोजन या अपच भोजन होंगे मेरे भाई वो कैसी प्रकृति का कहेंगे, एसिडिक नेचर का होगा, उसको काइम कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। छोटा सा पॉइंट है मेरे भाई, लेकिन सभी बिंदु पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो अगर हम बात करते हैं काइल की बात करते हैं तो जो काइल होता है ये हमारे छोटी आंत में होता है। कहां पे, तो ये काइल जो होता है मेरे भाई ये छोटी आंत की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है और ये हमारा मिल्की फूड के रूप में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में होता है। और अगर इस काइल की बात करते हैं जो कि हमारे छोटी आंत में होता है, याद रखना मेरे भाई ये बेसिक नेचर का होता है, ये एसिड नहीं होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कैसी प्रकृति का होगी, तो ये बेसिक नेचर का होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मेरुरज्जु है उसके चारों तरफ मेरे भाई क्या है, तो वर्टिब्रल कॉलम होता है जो कि लंबा होता है और यही वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्रोनियम क्या करता है, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। आगे चलते हैं, किस पौधे के जड़ में कौन सी गति होती है, मेरे पौधे की जड़ में गति पूछा गया है। अगर पौधे की जड़ में इनमें से कौन सी गति दर्शाता है, पौधे की जड़ नीचे जाएगा मेरे भाई, इसका मतलब है कि गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन इसलिए होगा क्योंकि जिधर ग्रेविटी है उधर ही जड़ जाता है। इसका मतलब मेरे भाई जड़ ऊपर भी जाता है, उसको नेगेटिव, उसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, और जो जड़ मिट्टी के अंदर जाता है उसको पॉजिटिव या फिर हम धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो एक बात तो है मेरे भाई ये सही है। दूसरा होता है एक प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ता है और एक प्रकाश के विपरीत जो हमारा जड़ अंदर की तरफ जाता है उसको नेगेटिव हम लोग फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। धनात्मक इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे भाई ये हमारा ऊपर की तरफ जाता है जो पौधे के प्रकाश की दिशा में जिसको मुड़ने की बात करता है। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, बी और सी। आंसर करेंगे डी, इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन के लिए, लैंगिक जनन से संचरित रोग नहीं है। लैंगिक जनन की जब कभी भी बात करता है इसमें पार्टिसिपेट करता है मेल और फीमेल, इसमें मेल भी पार्टिसिपेट करता है। मेल एंड फीमेल की अगर हम बात करते हैं ये दोनों मिल के रिप्रोडक्शन करता है। मेल और फीमेल की बात करते दोनों पार्टिसिपेट करता है, तब जाकर के आपसे कह रहा है कि कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। बताइए मेरे भाई, यहां पर एड्स तो हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है मेरे भाई, ये भी संचार, ये सब क्या है मेरे भाई, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, ये सब कैसे, तो कहेंगे ये सब हमारा संचारित रोग होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये तो हमारा होगा। यहाँ क्या लिखा है, टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड तो होता है मेरे भाई, टाइफाइड होता, हो सकता है कि गलती लिखा हुआ है, यहाँ टाई हो जाएगा। क्योंकि जब आप ध्यान रखेंगे जब हिंदी में क्वेश्चन रहता है उसको बाइलिंगुअल किया जाता है ना, तो उसमें गलतियां रह जाती है। इसको आप टाइफाइड पढ़िएगा। ये क्या, तो टाइफाइड। और हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई ये टाइफाइड जो हमारा होता है ये लैंगिक जनन से ये थोड़ी होता है। टाइफाइड तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। ये मेरे भाई कैसा डिजीज होते हैं, ये हमारा बैक्टीरियल डिजीज है। ये बैक्टीरियल डिजीज होता है, बैक्टीरिया से फैलता है, और जिस बैक्टीरिया से फैलता है उसका नाम क्या है, कहेंगे साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है। इसको हम लोग क्या कहें, तो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और ये दूषित जल वगैरह के सेवन करने से होता है। इस बात, दूषित भोजन, दूषित जल वगैरह के सेवन करने से होता है। तो मेरे भाई ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है और ये कोई संचरित रोग नहीं है। इसीलिए आप सीधी सी बात है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप यही करेंगे, जो नहीं है वो नहीं है। आगे चलते हैं, अगला, किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब देखना है। तो मेरे भाई अगर समान साइज का प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो समान साइज का प्रतिबिंब किस में बनता है, या तो समतल दर्पण में बनता है। तो समतल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रख दीजिएगा, समान आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा। और उत्तल दर्पण हमेशा छोटा इमेज बनाता है, कभी बड़ा और समान आकार का नहीं बनाता है, याद रखना है। अवतल दर्पण की जब बात आती है तो छोटा इमेज बनाएगा, समान आकार का बनाएगा, बड़ा इमेज बनाएगा। अवतल दर्पण के नजदीक जाएंगे तो बड़ा इमेज, दूर जाएंगे तो छोटा इमेज। और एक बात याद रखना मेरे भाई कि अगर आपको दर्पण समझ में आ रहा है तो लेंस भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर दर्पण में अगर उत्तल कहते हैं तो लेंस में अवतल कहेंगे, अगर दर्पण में अवतल कहते हैं तो लेंस में उत्तल कहेंगे। लगभग प्रॉपर्टी
और जो इमेज बनता है वो दोनों का सेम ही होता है, ध्यान रखना। तो आपसे कह रहा है कि बताइए समान साइज का वास्तविक इमेज बनाता है, उत्तल दर्पण तो हमारा समान साइज का प्रतिबिंब बनाता भी नहीं है और उत्तल दर्पण तो हमारा होगा भी नहीं। यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन कह दिया कि समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। आप ही बताइए मेरे भाई, उत्तल दर्पण कभी भी बड़ा प्रतिबिंब समान आकार का इमेज बनाता है क्या? ये क्वेश्चन है एरर है मेरे भाई, ये क्वेश्चन है एरर है। और दर्पण में कभी 2f1 वगैरह होता ही नहीं, f2 होवे नहीं करता है। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है और इस दर्पण के जगह पर आपको लेंस लिख लेना चाहिए, यहाँ लेंस होना चाहिए। दर्पण की जगह पर क्या हो जाएगा, तो आप मेरे भाई यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस कह दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और एक्चुअली में लेंस होना चाहिए था, यहाँ तो आपको दर्पण कह दिया है। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पर उत्तल लेंस की अगर हम बात करते हैं, उत्तल लेंस की बात करते हैं, तो उत्तल लेंस कहने का मतलब हमारा क्या, हम अवतल दर्पण की बात, दर्पण में अगर अवतल होगा तो लेंस में उत्तल होता है और दोनों की प्रॉपर्टी लगभग इमेज बनाने के लिए सेम होती है। तो मेरे भाई अगर आप एक कोई जानते तो काम आपका चल जाएगा। आप समझ लीजिए ये वो लेंस है या वो दर्पण है, दर्पण में ये, लेंस में ये 6 प्रतिबिंब बनाता है, 6 में 5 काल्पनिक, 6 में 5 वास्तविक और एक ही काल्पनिक इमेज बनाता है। चलो उत्तल लेंस को ही बना के हम बता देते हैं। अगर उत्तल लेंस को अगर देखिएगा तो मेरे पास दो कर्व है, इस कर्व के लिए इधर फोकस, इस कर्व के लिए इधर फोकस। अगर इधर फोकस देखेंगे तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, इसको f1 कह दीजिए, उतनी ही दूरी पर आप कहेंगे यहाँ पर 2f1 और इधर इंफिनिटी होगा। इस कर्व के लिए इधर हमारा दूसरी फोकस जिसको f2 और इतना ही दूरी इतना ये लेते हैं जिसको 2f2 कह देते हैं और इधर इंफिनिटी होगा। मेरे पास 6 केस इसमें भी बनेगा और इसमें भी 6 केस बनता है। 6 केस में अगर आप अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ, फोकस पर। लेकिन मेरे भाई ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला, कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5। 5 केस में कैसा इमेज बनेगा, तो वास्तविक। इन 5 केस में वास्तविक इमेज बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखना। इसमें कैसा इमेज बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और जो बच्चे मेरे से लगातार पढ़ रहे हैं उनको आंसर बुझा गया होगा। इसमें एक जगह ऐसा आता है मेरे में जिसमें समान आकार का इमेज बनता है। अगर वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा और समान आकार का इमेज बनेगा। इसका मतलब यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा कि यदि बिंब, बिंब का मतलब वस्तु होता है, अगर बिंब का वास्तविक और समान आकार का इमेज बनता है तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने, लेंस पढ़िएगा, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा, तो 2f1 पर रखना होगा। अगर आप 2f1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, हमारा इधर बनेगा लेंस में, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, समान आकार का बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते मेरे भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी क्लासेस आपकी चल रही है। मैं तो ऐसा कहता हूं मेरे भाई कि जितने भी बच्चे लगातार क्लासेस कर रहे हैं, आप मेरी कोई भी सेशन को नहीं छोड़िए, आप लगातार सारे सेशन को एकदम ब्लाइंडली पूरी तरीके से मेहनत करके करते जाइए। आप देखिएगा आपकी तैयारी तो इतनी अच्छी लेवल में चले जाए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और बहुत तरह के क्वेश्चंस होते रहता है, इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है, बस काम करने की जरूरत होती है। जो बच्चा भटकता है ना, बस वो भटकता ही रह जाता है। आपको फोकस करना है अपने काम के ऊपर। कहता है मेरे भाई अभिनेत्र लेंस की बात करते हैं। अभिनेत्र लेंस कहने का मतलब हमारे आई लेंस की बात करता है कि इसकी वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा जब नजदीक की चीज को वो देख पाता है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, हम कहते हैं जो फोकस दूरी होता है वो हमारा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो बताइए फोकस दूरी में कैसा रिलेशन होगा, तो कहेंगे यहाँ पर समानुपाती का रिलेशन होगा। मेरे भाई जब वो नजदीक की चीज को देख पाता है, अगर वो नजदीक की चीज को स्पष्ट रूप से देख पा रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उसका फोकस दूरी कम है। अगर फोकस दूरी कम होगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी कम होगी। यानी कहने का मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो आप कहेंगे सर अगर फोकस दूरी घट जाता है तो वक्रता त्रिज्या भी उसकी घट जाती है, या वक्रता त्रिज्या उसका घट जाएगा तो फोकस दूरी भी घट जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर जो होगा मेरे भाई यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। कहता है कि परिकर्णित प्रकाश वर्ण, मेरे भाई प्रकीर्णन का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत आसान है। प्रकीर्णन याद रखिएगा मेरे भाई, प्रकीर्णन करने वाले कण के स्वभाव पर नहीं, प्रकीर्णन करने वाले कणों के रासायनिक बिल्कुल भी नहीं, प्रकीर्णन करने वाले कण के साइज पर निर्भर करता है। साइज इंपॉर्टेंट है, साइज इंपॉर्टेंट। बहुत छोटा साइज होगा तो प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन होने के लिए साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो प्रकाश का प्रकीर्णन पूरी तरीके से होता है। मेरे पास साइज मैटर करता है, इस बात को ध्यान रखना। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, अगर मेरे पास चालक बोलेगा तो आंसर कुछ और होगा, और अगर कुचालक बोलेगा तो कुछ और होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर चालक के केस में अगर क्वेश्चन पूछता है
अगर आपसे कंडक्टर बोल देता, चालक बोल देता है, तो याद रखना मेरे भाई कि चालक के केस में अगर तापमान को अगर बढ़ाते, तापमान वगैरह की बात नहीं कर रहा है, चलो नहीं कर रहा है। अगर चालक की बात करते, चालक के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपन में ए। अब ये जो चालक के लिए हमारा प्रतिरोध होता है, चालक की अगर हम बात कर रहे हैं, चालक के लिए जो हमारा प्रतिरोध होता है, जिसको हम आर से दिखाते हैं मेरे भाई, ये आर किन किन पैरामीटर पर निर्भर करता है। तो इससे तो यही पता चलता है कि आर हमारा क्या कहेंगे, आर जो है ये समानुपाती किसका, तो पदार्थ की प्रकृति जिसको रो कहते हैं। आर हमारा समानुपाती किसका, तो कहेंगे लंबाई का। आर हमारा वित्तकर्मानुपाती किसका, तो कहेंगे एरिया का। अगर एरिया का वित्तकर्मानुपाती है तो जो चालक होता है वो सर्कुलर होता है, चालक सर्कुलर होता है। और सर्कुलर एरिया हमारा कितना होगा, तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर होगा। नहीं तो इसको हम लोग पाई बाय 4 डी स्क्वायर पढ़ते हैं, नहीं तो इसको पाई बाय 4 डी स्क्वायर पढ़ते हैं। तो मेरे भाई आप यहां पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर का भी वित्तकर्मानुपाती हो सकता है। रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो ये हमारा पाई स्क्वायर, इसका मतलब एरिया की जगह पर रखेंगे तो ये त्रिज्या का भी स्क्वायर का समानुपाती हो जाएगा। ऐसा रिलेशन हमारा होगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, रेजिस्टेंस जो हमारा होता है एक और पैरामीटर पर निर्भर करता है, जिसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा इन सभी बात पर निर्भर करता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। ये भी बात याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना। जब एरिया हो जाए तो डायमीटर भी हो जाएगा और त्रिज्या भी हो जाएगा। इसका मतलब ये सभी जो है इससे रिलेटेड है। तो मेरे भाई आप सीधा कहेंगे चालक की लंबाई पर, बिल्कुल सही बात है। पदार्थ प्रतिरोध जो है मेरे भाई चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा। अगर लंबाई को बढ़ा देंगे चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, समानुपाती होता है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पृष्ठ काट का क्षेत्रफल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, उस पर भी निर्भर करेगा। चालक की प्रकृति पर, प्रकृति मतलब हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो प्रकृति मतलब यहाँ पर रेसिस्टिविटी की बात करते हैं, इस पर भी निर्भर करेगा। इसका मतलब ये भी हो जाएगा। तो इसमें से कुल मिलाकर अगर आंसर ढूंढिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला करा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात करते हैं। और मेरे भाई जो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अगर आप देखते हैं तो आपसे अंगूठा किस दिशा में संकेत करता है वो आपसे पूछ रहा है। तो आप सीधा समझिए, फ्लेमिंग का बायां हाथ लीजिए और जब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम अगर देखते हैं तो अंगूठा ऊपर की तरफ, जो कि फोर्स को बताता है, ये फोर्स को, और अंगूठा के बाद तर्जनी होगा तो ये आपको फील्ड को बताता है। और इधर अगर देखेंगे तो अंगूठा हमारा फोर्स, ये फील्ड, और ये किसको, तो कहेंगे करंट को दिखाता है। और हम सभी लोग को ध्यान रखना है कि फोर्स की बात करते हैं, फील्ड की बात करते हैं एंड करंट की बात करते हैं, तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तीनों एक दूसरे पर लंबवत होता है, इस बात को ध्यान रखना। तीनों एक दूसरे पर लंबवत होता है, ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपसे पूछा कि वामहस्त नियम में अंगूठा किस बात को दिखाता है, तो अंगूठा जो इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई फोर्स को इंडिकेट करेगा, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा दी जाए। मेरे भाई वृत्ताकार कुंडली कहने का मतलब ऐसा वाला कुंडली, ये ऐसा वाला कुंडली, अगर इसमें फेरों की संख्या को बढ़ा दी जाए तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि उससे धारा अगर प्रवाहित करेंगे, अगर फेरों की संख्या को बढ़ा दिए तब इससे अगर करंट को फ्लो करते हैं तो इसके चुंबकीय क्षेत्र पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे भाई बी जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा होता है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र हम कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम कहते हैं, और इसको बस लास्ट चल रहा है, इसको चुंबकीय क्षेत्र अगर हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन इंटू आई होता है। एन क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स है, एन क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स है। यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये समानुपाती हमारा क्या है, तो एन का भी है, और मैग्नेटिक फील्ड समानुपाती आई का भी है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को आप बढ़ा रहे हैं, अगर आप एन को बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जा रहा है, करंट को भी बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई आप दोनों को ही बढ़ा रहे हैं तो दोनों केस में बढ़ जाएगा, यानी कि आप फेरों की संख्या को बढ़ा रहे हैं, यानी आप एन को बढ़ा रहे हैं। फेरों की संख्या को बढ़ाना, एन को बढ़ाना, और धारा को बढ़ाना मेरे भाई, यानी करंट को आप बढ़ाना, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ये बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पर सीधा कहेंगे क्या होगा, क्या वही रहेगा, नहीं, ये पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, आगे चलिए, मजा आ रहा है। अगला गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में जब नीचे आते हैं क्या समान बना रहता है, बताइए तो कितनी बार पढ़े हैं। अगर आप किसी ग्रुप में रहते हैं नीचे, क्या नहीं बदलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बदलता। बात करते हैं
इसमें क्या बताना है, उसकी वैलेंसी नहीं बदलती है, निरंतरता वही एक समान बनी रहती है, धात्विक पौधात्विक गुण में परिवर्तन आता है। मेरे भाई कॉपर क्लोराइड का जो कॉपर क्लोराइड जो हमारा होता है ये कैसा होगा, तो लाल हरा रंग का होता है, या नहीं लाल हरा नहीं नीला हरा रंग का होता है। कॉपर क्लोराइड का जो रंग होता है हमारा नीला हरा रंग का होता है। आज के जो डिस्कशन यही खत्म होते हैं।